इसको शेप मिला है, मतलब इसमें चीजें बनती गई है। रूटेड इन कुरान, हदीथ, इजमा एंड कियास, द रूल्स ऑफ सक्सेशन आर केयरफुली laid out but can appear complex due to numerous category of heirs, specific shares and detailed condition affecting entitlement। इनका ये कहना है कि देखो कुरान में, हदीथ में, इजमा में, कियास में, ये सब क्या है, सोर्सेज ऑफ द मुस्लिम लॉ है। तो जितने भी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ है इनमें रूल ऑफ सक्सेशन का मतलब होता है एक के बाद एक दूसरे को प्रॉपर्टी मिलना, सक्सेसर होना, उसके बारे में बहुत केयरफुली बताया गया सब चीज के बारे में। लेकिन फिर भी क्या है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है उसमें। क्यों है? ड्यू टू न्यूमरस कैटेगरीज, जो अलग अलग कैटेगरीज है। अलग अलग कैटेगरीज कैसी है, जैसे कि हेयर्स की कैटेगरी अलग है, स्पेसिफिक शेयर वाले लोगों की कैटेगरी अलग है, कोई डिटेल में कंडीशन दे रखी है किस किस लोगों की, भैया इस हेयर को प्रॉपर्टी तब मिलेगी, इस हेयर को कब मिलेगी। तो उसकी वजह से क्या है, कंफ्यूजन बहुत है। तो मुस्लिम लॉ सीक्स टू इंश्योर अ फेयर एंड जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिसीज्ड पर्सन्स प्रॉपर्टी अमंग रिलेटिव। यानी कि मुस्लिम लॉ सीधी सी बात है, इंश्योर करता है, कोशिश करता है कि जितनी भी लोग, अगर मान लो कोई मर जाता है, कोई डिसीज्ड पर्सन है, कोई मृत्यु हो जाती है किसी की, तो उसका जो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो फेयर एंड जस्ट होना चाहिए। फेयर एंड जस्ट मतलब साफ सुथरे तरीके से और कानून के हिसाब से सही होना चाहिए। किसके बीच में? अमंग द रिलेटिव्स। यानी कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फेयर एंड जस्ट तरीके से होना चाहिए बिटवीन एंड अमंग रिलेटिव्स। Emphasizes the importance of the maintaining family ties and financial security survivors। सीधी सी बात है, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी सर्वाइवर्स हैं और या जो फैमिलीज हैं उनको मेंटेन करना, इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। किस चीज को इंपॉर्टेंस देता है? वो फैमिली टाइज को मेंटेन करने में और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को सर्वाइव करने में। सर डिसीज्ड पर्सन मतलब? डिसीज पर्सन जो मरा हुआ व्यक्ति होता है, जो मर जाता है, डिसीज कहलाता है। डिसीज पर्सन की प्रॉपर्टी जो डिस्ट्रीब्यूट होती है, जैसे कि मान लो फादर है, उसके एक सन ये है, एक सन ये है, फिर उसका सन ये है, उसका सन ये है, इसकी एक डॉटर है, डॉटर ऐसी डी वाली है, उसका भी एक सन है। तो अब ये फादर जब तक जिंदा है तब तक तो प्रॉपर्टी फादर के पास ही है। जैसे ही फादर मरेगा उसके बाद ही तो प्रॉपर्टी इनमें बटेगी, है ना। तो वही अपन को पढ़ना है इनहेरिटेंस में। When a Muslim individual dies, जब कोई मुस्लिम मरता है, their property devolve upon the legal successor। उसकी प्रॉपर्टी अपने आप उसके जो लीगल सक्सेसर्स हैं, उसके नीचे जो लोग आते हैं, उनमें डिवॉल्व हो जाती है। डिवॉल्व मतलब बट जाती है। डिवॉल्व होने का मतलब होता है इस तरीके से बह जाना, ये होता है डिवोल्यूशन, बट जाना नीचे की ओर। Who may include both blood relatives and individuals specified by the law। जिसमें कौन कौन लोग आते हैं? जो ब्लड रिलेटिव्स होते हैं वो भी आते हैं और कोई इंडिविजुअल्स भी आते हैं जो कि कानून के हिसाब से बताए गए हैं। अंडर द सुन्नी लॉ की अगर बात करें, जो हेयर्स आर जनरली कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेन ग्रुप। जो सुन्नी लॉ है उसमें जो हेयर्स हैं वो 3 तरीके से कैटेगराइज किए गए हैं। पहले शेयरर्स मतलब जिनका एक प्रॉपर फिक्स शेयर है, फिक्स पोर्शन है किसी प्रॉपर्टी में, उनको कहते हैं शेयरर्स। दूसरा होता है रेसिड्यूरीज का मतलब होता है वो एनिटेन द रिमाइंडर्स आफ्टर द शेयर क्लेम आर सेटिस्फाइड। मतलब उनको वो बची कुची चीजें मिलती है जो कि शेयरर्स को मिलने के बाद बचती है। जैसे कि जो शेयरर्स हैं उनको जब अपने अपने शेयर मिल जाते हैं, उसके बाद जो प्रॉपर्टी बचती है, रिमाइंड होती है, रिमाइंडर मतलब जो बची हुई चीज होती है, वो फिर रेसिड्यूरीज में बढ़ती है। उसके बाद आता है अपना डिस्टेंट काइंडर्स। डिस्टेंट काइंडेड का मतलब होता है रिलेटिव्स हु इनहेरिटेंस इन द ऑप्शन ऑफ शेयर एंड रेसिड्यूज। मतलब अगर किसी व्यक्ति के शेयर्स भी नहीं है और उसके रेसिड्यूज भी नहीं है, तो उसके बाद कुछ लोग आते हैं, कुछ ऐसे रिलेटिव रहते हैं जिनको अपन डिस्टेंट काइंडेड कहते हैं, उनमें वो प्रॉपर्टी जाती है। अगर मान लो किसी व्यक्ति का शेयर भी नहीं है और रेसिड्यूरी भी नहीं है। सर ये रेसिड्यूरी क्लियर नहीं हुआ अच्छे से। रेसिड्यूरी का मतलब होता है, जैसे मान लो अपन को क्या पता है, जैसे कुछ शेयरर्स हैं, है ना। शेयरर्स का मतलब होता है, सपोज मान लो ये फादर है, इसके पास प्रॉपर्टी इसको जाएगी, इसको जाएगी, इसको जाएगी, ये शेयरर्स है, ठीक है। अगर मान लो फादर के पास प्रॉपर्टी 100% है, सीधी बात है 33% इसके पास जाएगी, 33% इसके पास जाएगी, 33% इसके पास जाएगी। लेकिन अब जो बची हुई प्रॉपर्टी है बराबर बंटने के बाद हो सकता है कि मान लो फादर की कोई प्रॉपर्टी बच जाए, क्योंकि शेयर्स की भी फिक्स रहता है ना कि इस शेयर को इतना ही मिलेगा, इस शेयर को इतना मिलेगा, इस शेयर को इतना मिलेगा। लेकिन वो शेयर को बंटने के बाद अगर मान लो फादर के पास कोई 10-15% प्रॉपर्टी कुछ बच जाती है एक्स्ट्रा, तो वो फिर रेसिड्यूरी के पास जाती है। रेसिड्यूरी कौन है? मतलब शेयर तो रिलेटिव लिखा ना, रेसिड्यूरीज हु रिमाइंडर आफ्टर द शेयर आर क्लेम्स आर सेटिस्फाइड, ठीक है। अब वो देखो, इसमें ऐसा नहीं कि हमेशा रिलेटिव होंगे। रिलेटिव के अलावा जैसे वो लोग भी होते हैं, जैसे कि मान लो जो फादर है उसका कोई बिजनेस पार्टनर था,
ठीक है, उसको उससे कुछ लेना था, फादर से जो हिसाब वगैरह चुकाना होगा, हिसाब पूरा करना होगा, तो उसको भी मिल सकती है। फादर ने किसी से लोन ले रखा होगा तो उनको भी मिल सकती है, कोई भी हो सकता है। रिलेटिव तो होंगे होंगे, रिलेटिव तो सब में आएंगे, तीनों में। रिलेटिव तो शेयरर्स जो होंगे वो भी रिलेटिव होंगे, रेसिडुअरी होंगे वो भी रिलेटिव होंगे, डिस्टेंट कैंडिडेट होंगे वो भी रिलेटिव होंगे, रिलेटिव सब होंगे। और उसके अलावा ये भी हो सकते हैं, समझ गए? वही है इसमें Exclusion from- सर, वही है डिसिडरी जो बच गए उनको मिलेगी, वही है डिस्टेंट किंडर रिलेटिव हु इनहेरिट। वो मिलेंगे, देखो, इन द एब्सेंस ऑफ शेयरर्स एंड रेसिडुअरी, मतलब जब शेयरर्स भी नहीं है किसी व्यक्ति के और रेसिडुअरीज भी वहां पे कोई नहीं है, तो फिर जो रिलेटिव्स होते हैं, आखिरी के जो रिलेटिव्स होते हैं, दूर के रिश्तेदार, हाँ। उनको कहते हैं डिस्टेंट किंडर, उनको फिर वो प्रॉपर्टी मिलेगी। ठीक है। Exclusion from the inheritance can occur on the specific grounds such as the homicide, difference of the religion and slavery। यानी कि जो इनहेरिटेंस होते हैं उसके एक्सक्लूजन में मतलब उससे हटके कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड होते हैं, जैसे कि होमिसाइड, कोई व्यक्ति मर गया है, ठीक है, या फिर डिफरेंस ऑफ रिलीजन, किसी व्यक्ति ने रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया है, या स्लेवरी के अंदर आ गया है, जिसने स्लेवरी करी किसी के साथ, तो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है अपन इनहेरिटेंस से अलग कर दिया जाता है। इनहेरिटेंस से अलग क्यों कर दिया जाता है? क्या उसको अपन मुस्लिम ही नहीं मान रहे? मान लो किसी व्यक्ति ने होमिसाइड करा, किसी का मर्डर करा है, तो मुस्लिम लोग बोलता है कि उसको कोई सक्सेशन नहीं मिलेगा, कोई इनहेरिटेंस नहीं मिलेगा, उसको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। डिफरेंट रिलीजन, मतलब कोई व्यक्ति मुस्लिम था, कन्वर्ट हो गया, हिंदू हो गया, तो उसको कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। कोई स्लेवरी करता है, स्लेवरी मतलब लोगों के साथ मजदूरी जैसा बिहेव करता है, गलत बिहेव करता है, तो उसको भी फिर एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उसको एक्सक्लूजन में डाल दिया जाता है, उसको भी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। समझ गए तीनों? यस सर। अपने हिंदू लोगों में भी है, तुमको अगर याद होगा तो ये। This principle collectively reflect the complexity and sophistication of the Muslim inheritance law। अब इनसे क्या होता है कि यही जो चीजें हैं, किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, कब एक्सक्लूड करेंगे, कब नहीं करेंगे, ठीक है, फिर डिस्टेंट किंडर को कब मिलेगी, रेसिडुअरी को कब मिलेगी, शेयर्स को कब मिलेगी, तो यही सब चीजें जो है ये क्या करती है, इस प्रिंसिपल्स को कॉम्प्लेक्स बनाती है। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब उलझी हुई बनाती, कंफ्यूज करती है और सोफिस्टिकेटेड बनाती है अंडर द मुस्लिम इनहेरिटेंस लॉ। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं। मीनिंग वो लगभग सेम ही होगा जो अपन इंट्रोडक्शन में पढ़ा है, इसमें कुछ अलग नहीं होगा। अंडर द मुस्लिम लॉ मीन्स द मुस्लिम प्रॉपर्टी इज शेयर्ड आफ्टर दे डाई, मतलब मुस्लिम जब मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी शेयर हो जाती है। द रूल्स कुरान से आता है और टीचिंग और इस्लाम से अपन को सीखने को मिलता है। टीचिंग और इस्लाम मतलब वही जितनी भी चीजें सोर्सेस हैं कि अपने इस्लाम के, वहां से अपन को इसके रूल्स वगैरह मिलते हैं। व्हेन अ पर्सन डाइज, कोई व्यक्ति मरता है, उसके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको प्रॉपर्टी मिलती है, ये अपन को इनहेरिटेंस में पता है। लेकिन सुन्नी लॉ क्या होता है, सुन्नी लॉ में 3 टाइप की चीजें होती है, वही अपन ने पढ़ लिया, शेयर्स, रेसिडुअरी और डिस्टेंट रिलेटिव्स। सम पीपल कैन नॉट गेट अ शेयर्स लाइक समवन हु किल्ड अ पर्सन, यानी कि उन लोगों को शेयर नहीं मिलते हैं जो कि किल्ड अ पर्सन मतलब वही जिन्होंने होमिसाइड कर दिया, वो अपन ऊपर पड़ा। अनदर रिलीजन यानी कि डिफरेंट रिलीजन में कन्वर्ट हो गए या फिर स्लेव हैं, उनको नहीं मिलेगा। These rules try to divide property in the fair way, यानी कि जो इनहेरिटेंस का जो रूल है वो कोशिश करता है कि प्रॉपर्टी सब में अच्छे से फेयर तरीके से बटे। डेफिनेशन, हाँ डेफिनेशन देखते हैं क्या है। डेफिनेशन सेम ही है यार, ये तो जो मुस्लिम की प्रॉपर्टी है उसका डिवीजन होता है आफ्टर डेथ अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ। प्रॉपर्टी किसको मिलती है? लीगल हेयर्स को मिलती है, फैमिली मेंबर्स को। लेकिन जो किलर है, नॉन मुस्लिम्स हैं, नॉट अलाउड टू इनहेरिटेंस, सेम चीज। इसका एम क्या है कि जो फेयरली एंड प्रोटेक्ट करें फैमिली राइट को, प्रॉपर्टी को फेयरली डिवाइड कर दे और फैमिली राइट को प्रोटेक्ट कर ले। ठीक है, तो आप तीनों को मिक्स करके भी लिख सकते हो, इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डेफिनेशन। इनहेरिटेंस अंडर द मुस्लिम लॉ इज अ कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट, यानी कि जो मुस्लिम लॉ में इनहेरिटेंस है जो वो कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, उलझा हुआ है, वो अपन को पता है, अपन ने अभी तक 2 से 3 बार इसको पढ़ लिया, वो क्यों है अपन देख लेते हैं। उसका कारण है पहला, फिक्स्ड शेयर। द कुरान फिक्स शेयर फॉर द सम हेयर्स लाइक पेरेंट, स्पाउसेस, चिल्ड्रन, यानी कि कुरान ने पेरेंट्स, स्पाउस और चिल्ड्रन के लिए एक फिक्स शेयर कर रखा है कि भैया इनको तो इतना मिलेगा ही मिलेगा। दिस शेयर मस्ट बी गिवन एग्जैक्टली एंड कैन नॉट बी चेंज इजीली। उनको आपको इतना शेयर जितना दिया हुआ है उतना देना ही देना, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। स्पाउस समझते हो ना क्या होता है? हाँ। कौन? लव बर्ड्स। है?
लव बर्ड्स, भाग। जो पति पत्नी। हाँ, तो पति पत्नी बोलो ना, लव बर्ड्स क्या होता है? स्पाउस में लव बर्ड्स नहीं आते मेरे भाई, लव बर्ड्स अलग है। स्पाउस मतलब सिर्फ जो लीगली वेलिड हो, जिनकी लीगली शादी हो चुकी है, पति पत्नी, वही आते हैं स्पाउस में। लव बर्ड्स तो वो जो घूमते रहते हैं ना लवली लेक पे या रीजनल पार्क में, उन्हें कहते हैं। ठीक है। चलो, टाइप ऑफ हायर्स, अलग अलग टाइप्स ऑफ हायर्स पढ़ लेते हैं। वही पहला शेयरर्स, रेसिडरी और डिस्टेंट। ठीक है, ये तो पढ़ लिया। चेंजिंग सिचुएशन क्या है? देखो, चेंजिंग सिचुएशन कैसे होती है। लिस्ट ऑफ हेयर्स एंड देयर शेयर्स कैन बी चेंज इफ समवन डाइज। जैसे कि मान लो हेयर्स हैं और उनकी जो शेयर्स हैं वो फिक्स है, लेकिन अगर मान लो कोई मर गया तो वो चेंज हो जाते हैं, या फिर कोई नया का जन्म हो गया तो वो चेंज हो जाते हैं, या फिर किसने शादी कर ली तो वो चेंज हो जाते हैं। कब? प्रॉपर्टी डिवाइड होने के पहले। मतलब प्रॉपर्टी डिवाइड होने के पहले अगर मान लो हायर्स हैं, उनमें से कोई मर गया, फिर नया हायर पैदा हो गया, किसने शादी कर ली, तो उनकी जो शेयर्स होते हैं उनमें कितनी प्रॉपर्टी उनको मिलना चाहिए उसमें बदलाव हो जाता है। कैसे आ जाएगा? जैसे एग्जाम्पल के समझ में, ये फादर है, ये फादर की एक पत्नी है जिनको अपन मदर कहते हैं। इनके बच्चे हैं एस नाम का और एक डॉटर है डी नाम की। अब इसके बच्चे हैं, क्यों? क्योंकि इसकी भी शादी हो गई तो इसके भी बच्चे होंगे। इसका एक सन है, इसकी शादी हो गई, इसका हस्बैंड आ गया तो इसके बच्चे हैं। फिर इनके सन है, इनके भी सन है, इनकी डॉटर होगी, इनकी भी डॉटर होगी। लेकिन अब अभी तक जैसे सपोज मान लो जब तक पिताजी जिंदा है तो उनकी प्रॉपर्टी इतनी है, और फिक्स है कि भैया देखो अगर पिताजी मरेंगे तो इसको प्रॉपर्टी मिलेगी, इसको 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 मिलेगी, मतलब इन लोगों में बटेगी। लेकिन अगर बीच में सपोज मान लो ये आदमी निपट गया, यहाँ पे वेकेट हो गई, तो अब क्या होगा कि जो प्रॉपर्टी इसको डॉटर को मिलनी थी उतनी प्रॉपर्टी सन को मिलनी थी, लेकिन अब सन तो चला गया तो फिर अब वो प्रॉपर्टी इनमें बढ़ जाएगी। तो ये क्या चेंजेस हो जाते हैं इस तरीके से, समझ गए? जो शेयर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, शादी कर लेता है, कुछ हो जाता है, कुछ भी गड़बड़ चेंज हो जाता है, तो सीधी बात है उनके शेयर में भी चेंज हो जाएगा। समझ गए ये कॉन्सेप्ट? यस सर। शादी होगी तो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि मान लो शादी हो जाएगी तो तीसरे पर्सन का शेयर आ जाएगा, फिर उनके बच्चे हो जाएंगे तो फिर उसका भी शेयर आ जाएगा। ऐसे करते करते शेयर में चेंज हो जाता है। एक्सक्लूजन फ्रॉम इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में से एक्सक्लूजन कर देते हैं, किसी किसी लोगों को अपन डिस्क्वालीफाइड कर देते हैं। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति ने किसी को किल करा हो, किल किसको करा हो? डिसीज्ड को। यानी कि सपोज मान लो ये सन है, सन को फादर की प्रॉपर्टी मिलने वाली थी, सन ने अपने पापा को ही किल कर दिया, जिसको मैंने डिस्क्वालीफाई कर दिया कि भैया अब तेरे को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी क्योंकि तूने मेन आदमी को निपटा दिया। नॉन मुस्लिम अगर कोई व्यक्ति कन्वर्ट हो गया हिंदू में या किसी और धर्म में, या फिर जो स्लेव है जो मजदूरी करता है, स्लेव मतलब वो मजदूर वाला जो दाढ़ी वाला स्लेव है ना, वो नहीं। स्लेव मुस्लिम लोगों में बहुत अलग चीज होती है। स्लेव मतलब जो किसी की गुलामी करे उसे स्लेव कहते हैं। क्या किसी की तो भी? इन तीन लोगों को प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। सर स्लेव का क्या बताया? गुलाम, गुलाम अलग, गुलाम होते हैं ना, गुलाम। गुलाम समझते हो कि नहीं समझते? हाँ। जिनको पैसे नहीं मिलते काम करने के, उनको खरीद लिया जाता है। डिफरेंट स्कूल्स ऑफ लॉज, मुस्लिम लॉ में अपन को पता है डिफरेंट डिफरेंट स्कूल है, शिया है, सुन्नी है। तो डिफरेंट स्कूल ऑफ लॉ में अलग अलग इनहेरिटेंस रूल है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन बना रहता है। जिसमें जो हायर्स होते हैं उनकी अपनी ओन लिस्ट होती है, मेथड ऑफ डिवीजन उनके अलग अलग है। कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस है, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस है। फाइंडिंग द एग्जैक्ट शेयर ऑफ ईच हैज ऑफन इन्वॉल्व डिफिकल्ट मैथ, स्पेसिफिकली व्हेन देयर आर मेनी हेयर्स एंड व्हेन शेयर ओवरलैप्स। यानी कि जो कैलकुलेट करते हैं अपन शेयर्स को कितना ही मिलेगा, उसमें गणित लगाना पड़ता है, मैथ लगाना पड़ता है, जो कि डिफिकल्ट है। और दिक्कत कब आती है स्पेसिफिकली? जब बहुत सारे हेयर्स हों, जब एक से ज्यादा हेयर्स होते हैं और सबके शेयर एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, तब उस चीज को कैलकुलेट करने में बड़ी दिक्कत आती है, ऐसा इनका कहना है। पर ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्या है, मारो पीटो छीन लो, क्या है? रूल्स ऑफ प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का रूल्स यहाँ पर है जो अपने हिंदू लॉ में भी है। जैसे कि सम हेयर्स लाइक क्लोज रिलेटिव, जैसे चिल्ड्रंस, पेरेंट्स, ये इनको प्रायोरिटी दी जाती है। इनको सबसे पहले प्रॉपर्टी मिलती है, बाकी दूसरों को मिलती है। जैसे कजन्स वगैरह को चिल्ड्रंस और पेरेंट्स के बाद में मिलती है। तो वो सेम चीज जो अपने हिंदू लॉ में भी है, वैसे ही रूल ऑफ प्रायोरिटी इसमें भी है। जैसे कि अपने नहीं क्लास 1 क्लास 2 है वैसा। लीगल सक्सेसर ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का लीगल सक्सेसर कौन होगा? लीगल सक्सेसर पढ़ने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अंडर द मुस्लिम लॉ
When a Muslim dies, the property is inherited by the legal successors. These successors are mainly classified into heirs and legatees. लेकिन जो अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम व्यक्ति मरता है उसकी प्रॉपर्टी लीगल सक्सेसर में जाती है, जिसको हेयर्स और लीगेटीज कहते हैं. हेयर्स को अपन क्या कहते हैं? वारिथ. वारिथ एक्चुअली एक तरह से वारिस जो है ना, वारिस उसको कहते हैं. ठीक है. Heirs inherited based on the specific shares defined in the Quran. इनको कितना शेयर मिलता है जो कि कुरान में स्पेसिफिकली बता रखा है, वही इनको मिलेगा. इनको 3 तरीके से डिवाइड किया गया है: शेयर्स, रेसिडरी और डिस्टेंट कैंडिडेट. डिस्टेंट कैंडिडेट में अपन ने पढ़ लिया है क्या होता है, पर अपन को एग्जाम्पल पढ़ना है. तो एग्जाम्पल में इन्होंने बोला है कि रिलेटिव लाइक कजिन्स. जो कजिन्स होते हैं रिलेटिव्स, वो इसके अंदर आते हैं. उसी तरीके रेसिडरी भी अपन ने पढ़ लिया, लेकिन अपन को एग्जाम्पल पढ़ना है. तो जैसे कि रेसिडरी में कौन कौन आएंगे? इंक्लूड्स सन्स, बच्चे, भाई, अंकल, ये जो भी मेल साइड से जितने भी लोग होते हैं उनको अपन को बोलते हैं रेसिडरीज बोलते हैं. अब शेयर्स में कौन कौन आते हैं? जिनका फिक्स शेयर होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हस्बैंड, वाइफ, पेरेंट्स, चिल्ड्रंस. फॉर इंस्टेंस वाइफ इनहेरिटेंस 1/4. एग्जाम्पल इन्होंने बताया है कि जो वाइफ होती है उसको कितना मिलता है? 1/4 हिस्सा मिलता है अगर उसके बच्चे हैं तो. और जो डॉटर होती है, डॉटर को मिलता है हाफ ऑफ व्हाट सन इनहेरिटेंस, यानी कि जितना सन को मिलेगा उसका हाफ डॉटर को मिलता है. ठीक है. तो इस तरीके से फिक्स शेयर होते हैं. तो एग्जाम्पल दिए हुए इन्होंने. तो रुकना है. हेलो, मैं यही रूम पे. बताओ. हाँ, हो गया ना. और सही कर रहे थे. गया है ना, गया है. आने वाला काम सुबह आ जाऊंगा. सुबह ही जल्दी थोड़ा निकले. उधर हुई क्या आज? पढ़ रहा था. बच्चा है आपकी ग्राम में अंदर मैंने बढ़ा दिया. जय श्री महाकाल. जय श्री कृष्ण. हाँ भाई हर्ष. हाँ सर. हाँ, कब तक सोते हो तुम? जब नींद आ जाए. फिर भी मेरे को ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि तुम लेट सोते हो. सही बात है ना ये? हाँ. क्या करते हो लेट तक? कुछ भी नहीं. कुछ तो करते हो बेटा.
ऐसा थोड़ी पंखा देखते रहते होंगे। सही बताओ क्या करते हो? कुछ नहीं, बताओ बताओ। क्या ही करूँगा, हम्म, क्या ही करूँगा। कुछ तो करते हो। बताओ बताओ। बोला तो कुछ नहीं। ऐसा नहीं भैया, कुछ नहीं होता है, सही बताओ लाडले। मैं आऊँ। मियाँ मियाँ तो सब हो जाएगा, तुम तो बताओ सही। अरे सब छोड़ो। सही बताओ क्या करते हो रेड लाइट इतनी इतनी देर तक क्यों जागते हो? मेरे को तो ये जानना है बस। कितनी देर तक? हम्म? कितनी देर तक? अरे बेटा तुम रात में 2-3 बजे तक जागते हो, सब पता है मेरे को। अच्छा। ठीक है सर। हम्म? आपको क्या सुनना है? मेरे को जानना है तुम क्या करते हो, बताओ। असली हकीकत जो है वो बताओ। कुछ नहीं, वेब सीरीज। गर्लफ्रेंड वगैरह से बात करते हो क्या रात में? वेब सीरीज देखता हूँ। हैं? वेब सीरीज। क्या? सीरीज। कौन सी सीरीज देखते हो बताओ? कौन सी सीरीज देखते हो बताओ? अच्छी वाली कुछ भी, जैसे कैसे बताऊँ। अभी कौन सी देखते हो रोज? अभी बताओ, लेटेस्ट कल परसों में कौन सी देखी? वो अभी चल रही ना, कौन सी है चल रही है, जिसमें वो लड़कियों धोखा दे देती, फिर वो ये वो सब। तो नाम भी तो होगा उसका कुछ। नाम याद नहीं। सीरीज देख रहे हो, तुमको सीरीज का नाम नहीं पता? ना, मैं आपको ऐसे फोटो बता दूंगा बस, ऐसे नहीं बताऊंगा। अरे इसकी बात हो, ऐसा कौन सा नाम है यार? अरे नाम सिंपल ही होगा। तुमको नाम पता नहीं है कि बता नहीं रहे हो? तुमको नाम पता नहीं है कि बताना नहीं चाह रहे हो? पता है पर समझा नहीं पा रहा। अरे खाली नाम बताओ मेरे को, तो समझाना समझाना छोड़ो। सीईओ ने कैसे अपनी वाइफ को धोखा दिया, ये वो ऐसी। सीए ने? सीईओ फालतू की। ये इतना बड़ा नाम है? अरे मतलब ऐसे ऐसे टाइप बता रहा हूँ। अच्छा, तो टाइप क्यों बता रहे हो भैया? पर्सन टू लीव 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी टू नॉन heirs such as a friends charity through a will वसीयत द टोटल bequest to the legatee कैन नॉट exceed 1/3 ऑफ द estate। ये चीज अपन पढ़ चुके हैं, तुम्हें याद होगा कि कोई व्यक्ति अगर मुस्लिम लॉ में विल बनाता है यानी कि वसीयत बनाता है, तो 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी, उसकी टोटल प्रॉपर्टी का 1/3 जो है वसीयत के थ्रू उसके नॉन हेयर्स यानी कि जो उसके हेयर्स नहीं है उनके अलावा किसी लोगों को दे सकता है, यानी कि फ्रेंड्स को, चैरिटी में या किसी भी तरीके से 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी विल के थ्रू दे सकता है। समझ गए? ये पढ़ चुके हैं अपन विल में कि नहीं पढ़ी बताओ? सर पढ़िए, ये रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट प्रॉपर्टी का वो हिस्सा। प्रॉपर्टी। हाँ तुमको स्टैंडिंग बताया था, तो पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जो कि अपन वसीयत से दे देना किसी को। हाँ। लाडले समझ गए? तो तुम पहले तुम लो पॉइंट पे आते थे क्या? लो पॉइंट है? लो पॉइंट कोचिंग क्लासेस? नहीं तो। तो योगिता तुमको जहाँ काम वहीं तो पढ़ाती थी शायद। नहीं, वो तो दूसरा नाम था। वो जुडिशियल डेस्टिनेशन। हाँ वो नाम था जुडिशियल। वो एक ही है वो सब।
पहले सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में ये माखनलाल इंस्टीट्यूट देखा था, पर वो मिलना ही नहीं था। महाकाल हाँ, माखनलाल। माखनलाल लो थोड़ी बात है। हाँ, माखनलाल लो कब से पढ़ाने लग गया? तो फिर कौन पढ़ाता है? माखनलाल तो कंप्यूटर पढ़ाता है जहाँ तक मेरे को पता है। नहीं, वो एक वहाँ पे किसी से पूछा था मैंने, तो उन्होंने बताया था, पर वो मिला ही नहीं था बाहर को वहाँ पे। कोई बात नहीं, अब तुमको मैं मिल गया हो ना, अब तुम सीधा जज ही बनोगे डायरेक्ट। आप पढ़ा दोगे तो मिल बोल जाएगी। रहा हूँ मैं। आप पढ़ा बोलो। दो। क्या? बोलो कि मैं जज बनूंगा। मैं जज बनूंगा। बस रोज सुबह उठ के बोला करो कि ठीक मैं है। जज बनूंगा। चलो, दूसरा तीसरा बनना पड़ना है एक्सक्लूजन फ्रॉम इनहेरिटेंस। एक्सक्लूजन आप किस किस को कर सकते हो? सीधी बात है, एक्सक्लूजन किन को करोगे? जो कि मर्डरर्स हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, उनको आप एक्सक्लूड कर देते हो इनहेरिटेंस से। जो स्लेव्स होते हैं उनको अपन एक्सक्लूड कर रखा है। सीधी सी बात है, अब इन्होंने कितनी अच्छी बात बोली है, आर नो लॉन्गर रिलेवेंट ड्यू टू मॉडर्न लीगल चेंजेस। क्योंकि आज की तारीख में स्लेव कोई नहीं होता, आज की तारीख में गुलाम वाली स्थिति कोई नहीं होती। पहले होते थे गुलाम लोग, तो उनको आप प्रॉपर्टी नहीं देते थे, लेकिन अब गुलाम होते ही नहीं है, तो वाली सिस्टम ही खत्म हो गया है। इन द एसेंस मुस्लिम इनहेरिटेंस लॉ इंश्योर अ फेयर एंड स्ट्रक्चर्ड डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग द लीगल सक्सेसर। मुस्लिम लॉ में बोला गया है कि जो भैया देखो, जो डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी है वो बहुत फेयर तरीके से और स्ट्रक्चर्ड तरीके से होती है अमंग द लीगल सक्सेसर। ठीक है, कल हो रही है तो हायर्स के अलग अलग प्रकार होते हैं। सुन्नी लॉ में हैज अ क्लासिफाइड इनटू स्पेसिफिक कैटेगरीज बेस्ड ऑन द रिलेशन टू द डिसीज। द क्लासिफिकेशन हैज बीन डिटरमाइंड हु इनहेरिटेंट एंड इन व्हाट प्रोपोर्शन द की कैटेगरीज ऑफ द हायर्स इन द सुन्नी लॉ आर। तो इन्होंने बोला कि सुन्नी लॉ में क्या है कि जो स्पेसिफिक कैटेगरीज बता रखी है अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप, यानी कि जो भी व्यक्ति मरा है, डिसीज्ड है, उससे किसी व्यक्ति का क्या संबंध था, उसके हिसाब से अपन ने हेयर्स अलग अलग कैटेगराइज कर रखे हैं, जिससे अपन को इजी हो जाता है कि किसको कितनी इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी देनी है, क्या पोर्शन किसको देना है। सब पहला आता है इसमें शेयर्स। शेयर्स को मतलब बोलते हैं असाबा। असाबा होते हैं शेयर्स को। शेयर्स कौन होते हैं? शेयर्स वो रिलेटिव होते हैं जिनके पास फिक्स्ड शेयर होता है डिसीज प्रॉपर्टी का, डिसीज की एस्टेट का। शेयर्स जो होते हैं वो डिफाइंड है ऑलरेडी कुरान में, ठीक है। इनको स्पेसिफाइड पोर्शन देना होता है। इसमें आते हैं स्पाउस, यानी कि पत्नी। पत्नी को मिलता है 1/4 ऑफ द प्रॉपर्टी अगर उसके पास बच्चे हैं। लेकिन अगर उसके पास बच्चे नहीं है, उसके कोई बच्चे नहीं है पति से, तो उसको कितना मिलेगा? 1/8, यानी कि एक इस प्रॉपर्टी का 8वां हिस्सा। द हस्बैंड रिसीव, अगर मान लो पत्नी मरी है तो पत्नी को कितना मिलता है? हाफ ऑफ द शेयर्स। पति को, सॉरी, पत्नी मरी तो पति को मिलेगा हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर उसके पास बच्चे नहीं है तो। लेकिन उसके बच्चे हैं तो 1/4 ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर पत्नी मरी है तो क्या? अगर पत्नी मरी है तो हाँ, पत्नी मरी है तो पति को मिलेगा। स्पाउस में पति पत्नी दोनों आते हैं ना, तो अगर पति मरा है तो पत्नी को इतना मिलेगा 1/4, और पत्नी मरी है तो पति को मिलेगा 1/2 अगर बच्चे नहीं है तो, और बच्चे हैं तो 1/4। ठीक है। चिल्ड्रंस, बच्चों को कितना मिलता है? लड़का, सन को मिलता है ट्वाइस द शेयर ऑफ डॉटर, यानी कि जो बच्ची लड़की को मिलेगा उसका ट्वाइस, उसका डबल मिलता है सन को। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो डिसीज कोई मरा है, उसका एक सन है और एक डॉटर है, तो सन को जो भी मिलेगा, सन रिसीव 2/3 ऑफ द स्टेट वाइल डॉटर रिसीव 1/3, यानी कि जो सन है उसको 2/3 हिस्सा मिलेगा और जो डॉटर है उसको 1/3 हिस्सा मिलेगा। मतलब जो सन को मिला है उससे आधा डॉटर को मिलता है। सुन्नी लोग की बात कर रहे हैं अपन। पेरेंट्स को कितना मिलता है? पेरेंट्स में जो मदर होती हैं उनको 1/6 पोर्शन मिलता है अगर उनके बच्चे हैं तो। सीधी सी बात है, बच्चे हैं तभी पेरेंट्स है वो, मतलब नॉर्मली उसके अलावा बच्चे हैं तो, जो मरा है उसके अलावा भी। जो फादर है उसको कितना मिलेगा? इन द अब्सेंस ऑफ द डिसीज चिल्ड्रन, अगर डिसीज के कोई बच्चे नहीं थे तो जो फादर है उसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन और जो तय किया जाएगा उसी टाइम पे वो उसको मिल जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जैसे मान लो कि जो डिसीज पर्सन है, जो व्यक्ति मरा है, अगर उसके बच्चे हैं तो मेजर पोर्शन तो उसके बच्चों में चला जाएगा, लेकिन उसके बच्चे ही नहीं है तो जो बच्चा जो भी रहता है वो सब फादर के पास चले जाता है। समझ गए? सिबलिंग्स यानी भाई बहनों को मिलेगा। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स में आल्सो इनहेरिटेंस फिक्स्ड शेयर अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन, जो भी स्पेसिफिक कंडीशन रहती होगी उनकी फैमिली में, रिलेटिव्स में, लॉज में, उसके हिसाब से उनको फिक्स्ड शेयर तय उनका किया जाता होगा सिबलिंग्स में, भाई बहन में।
उसके बाद आते हैं रेसिडेरियस। रेसिडेरियस को बोलते हैं असबाहा। असबाहा में कौन लोग आते हैं? इनको रिमेनिंग प्रॉपर्टी मिलती है आफ्टर द शेयर्स हैव रिसीव्ड देयर फिक्स्ड शेयर्स, यानी कि जो शेयर्स हैं जो अपन ने अभी ऊपर पढ़े उनको जब फिक्स्ड शेयर मिल जाता है तो उसके बाद जो प्रॉपर्टी रिमेन होती है, बचती है, वो प्रॉपर्टी रेसिडेरियस को मिलती है। जैसे कि सन्स आर द प्राइमरी रेसिडेरियस एंड इनहेरिट द रिमेनिंग प्रॉपर्टी आफ्टर शेयर हैव रिसीव्ड देयर फिक्स्ड पोर्शन। यानी कि एक बार अगर मान लो डॉटर में, वाइफ में, हस्बैंड में, पेरेंट्स में प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, उसके बाद जो प्रॉपर्टी बचती है वो भी सारी सन के पास चली जाती है, जो कि प्राइमरी रेसिडेंस कहलाता है। सर सन में कौन? ये अपने फादर के बेटे के बेटे हैं? फादर के बेटे के बेटे नहीं, सन्स मतलब नॉर्मल सन। तो ऊपर क्या था फिर? वो तो फादर, मदर, सन, डॉटर वो था ना। वो तो फिक्स्ड शेयर है। सन को जो फिक्स्ड शेयर मिल रहा है ना कुरान के हिसाब से, वो तो मिल ही रहा है, लेकिन उसके अलावा जो प्रॉपर्टी और सब में बंटने के बाद जो बचती है वो भी सन के पास जाती है, ऐसा बोल रहे हैं। मतलब सन को जो फिक्स्ड शेयर मिल रहा था, जैसे सबको सन को कितना मिल रहा था फिक्स्ड शेयर? 2/3, ठीक है। 1/3 मिल गया डॉटर को, 1/4 मिल गया वाइफ को, और पेरेंट्स को मिल गया जितना मिलना था 1/6 वगैरह। लेकिन ये 1/3, 1/4 और 1/6 बटने के बाद भी अगर सन को जो प्रॉपर्टी मिलेगी, इनको बटने के बाद जो बचेगी रिमेनिंग प्रॉपर्टी, वो भी सन को मिल जाएगी, ऐसा बोल रहे हैं 2/3 के अलावा। तो इनको भी ये सन को ही मिलेगी सीधे फिर। हाँ, ये जो अगर इनको प्रॉपर्टी बटने के बाद जो बच जाएगी ना, वो भी फिर सन को मिल जाएगी। उसी तरीके से फादर को भी है। अगर मान लो सन नहीं है, तो सन नहीं है तो फिर किसको मिलेगी? तो बची हुई प्रॉपर्टी फादर को। मतलब इन सबको बटने के बाद प्रॉपर्टी बचेगी, अगर सन नहीं है तो बची हुई प्रॉपर्टी फादर को मिल जाती है। ऐसा ब्रदर्स को, अगर मान लो इन द एब्सेंस ऑफ चिल्ड्रन, अगर किसी व्यक्ति के चिल्ड्रंस नहीं है, बच्चे ही नहीं है, तो जो प्रॉपर्टी रहती है वो ब्रदर को मिल जाती है। समझ गए? समझ गए? हाँ सर। फिर आता है डिस्टेंट किंड्रेड। डिस्टेंट किंड्रेड मतलब होता है देयर आर रिलेटिव्स हु इनहेरिटेंस वेयर नो शेयर्स और रेसिड्यूज आर प्रेजेंट। यानी कि अगर मान लो किसी व्यक्ति के कोई शेयर्स ही नहीं है, कोई रेसिड्यूज ही नहीं है, तो प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? उसके कुछ रिलेटिव्स को मिलेगी। जो रिलेटिव्स होती हैं वो कौन होते हैं? उसके कजन्स होते हैं, उसके अंकल्स होते हैं, अंकल आंटी कजन्स, मतलब वही मामा मौसी बुआ के बच्चे, इन लोगों को प्रॉपर्टी मिल जाती है। समझ गए? यस सर। उसके बाद आता है एक्सक्लूडेड हेयर। एक्सक्लूडेड हेयर्स में वही 3 मर्डरर्स, नॉन मुस्लिम स्लेव्स, यानी कि जिस व्यक्ति ने डिसीज को मारा है, यानी कि जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी बढ़ रही है, अगर किसी ने उसको ही मारा है तो उसको प्रॉपर्टी में से कुछ भी हिस्सा नहीं मिलता है। कोई नॉन मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम को कोई प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मिलेगा। स्लेव्स यानी कि जो मजदूर गुलाम होते हैं, उनको कोई प्रॉपर्टी। फिर ग्राउंड्स ऑफ एक्सक्लूजन में अपने तीनों चीज पढ़ी है, वही तीनों अपन को बड़े लेवल पे पढ़नी है। इन्होंने क्या लिखा है पहले वो देख लेते हैं। सर्टेन इंडिविजुअल्स को एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड, ठीक है। स्पेसिफिक ग्राउंड देखते हैं क्या है। एक्सक्लूजन आर डिजाइन्ड टू मेंटेन फेयरनेस एंड जस्टिस। ये जो एक्सक्लूजन है, इनका कहना है कि जो एक्सक्लूजन हमने करा है, यानी कि जो लोगों को इनहेरिटेंस से बाहर रखा है, उसके हमने क्यों रखा है? फॉर फेयरनेस एंड जस्टिस, फेयरनेस और जस्टिस की वजह से रखा है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस, द मेन ग्राउंड ऑफ एक्सक्लूजन फ्रॉम द इनहेरिटेंस क्या क्या है? मर्डर मतलब ने डिसीज मारा है, यानी कि जिस व्यक्ति ने डिसीज को मारा है, डिसीज को मतलब जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी आपको चाहिए थी उसी को आपने मार दिया, चाहे इंटेंशनली मारा हो या अनइंटेंशनली मारा हो, ठीक है, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ये रूल अप्लाई होता है द किलर इज अ क्लोज रिलेटिव, यानी कि जो किलर होता है, जो मारने वाला व्यक्ति, वो क्लोज रिलेटिव है, अगर चाइल्ड है, स्पाउस है, पति पत्नी है, तो उनके ऊपर ये रूल अप्लाई होता है। रीजनिंग क्या है इस रूल के बिहाइंड? वो ये है कि देखो, इट वुड बी अनजस्ट फॉर समवन हु हैज कॉज्ड द डेथ टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज। मतलब किसी व्यक्ति ने सोचो इसी आशय से मारा है कि इस व्यक्ति को मैं मार देता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी मेरे को मिल जाएगी, तो इसलिए अपन ने उसको ही बाहर कर दिया। तो भैया तो अगर ये सोच के सबको मारते ही रहेगा, अगर इस तरीके से अपन किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी दे देंगे, जो व्यक्ति किसी को मार ही देगा, तो हर व्यक्ति यही करेगा। उसको मान लो अपने पिता की संपत्ति चाहिए तो तुरंत पिता को मारेगा, ये गलत हो जाएगा ना, इसलिए इस रूल को बनाया गया है। If the heirs forgive the murderers or the case is settled, the exclusion may be lifted in some interpretation of the Islamic law. समझ गए? अगर मान लो हायर से उसको फॉरगिव कर दिया गया है, मतलब उसको माफ कर दिया गया है, जो हायर से दूसरे उन्होंने क्या करा है, जो मर्डरर्स हैं
उसको माफ कर दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, हम तुम्हें माफ करते हैं, और उन्होंने केस सेटल कर लिया है, तो उसके लिए फिर अलग लॉ है इस्लामिक लॉ में, उसका लीगल इंटरप्रिटेशन फिर अलग तरीके से आप कर सकते हो। फिर आता है डिफरेंट रिलीजन। डिफरेंट रिलीजन वाला मतलब नॉन मुस्लिम। नॉन मुस्लिम को आपने एक्सक्लूड करा हुआ है फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द मुस्लिम, यानी कि मुस्लिम कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम अ नॉन मुस्लिम। कितनी अच्छी बात, मुस्लिम है उसको किसी मुस्लिम की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। ये रूल अप्लाई होता है अनलेस देयर इज अ स्पेसिफिक लोकल लॉज और एग्रीमेंट टू द ओवरराइड दिस प्रिंसिपल इन सम केसेस। अगर मान लो किसी ने कोई स्पेसिफिक लोकल लॉज बने हुए हैं उसके ऊपर, या फिर कोई अलग से कोई एग्रीमेंट कर रखा है, तो फिर स्थिति बन सकती है कि नॉन मुस्लिम की प्रॉपर्टी भी मिल जाए। लेकिन नॉर्मल इस्लामिक लॉ में है उसके ऊपर, या फिर कोई अलग से कोई एग्रीमेंट कर रखा है, तो फिर स्थिति बन सकती है कि नॉन मुस्लिम की प्रॉपर्टी भी मिल जाए। लेकिन नॉर्मल इस्लामिक लॉ में नॉन मुस्लिम की प्रॉपर्टी मुस्लिम को और मुस्लिम की प्रॉपर्टी नॉन मुस्लिम को नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ अगर आप एग्रीमेंट वगैरह कर रखे हैं आपने पहले से, तो फिर मिल सकती है। दिस एक्सक्लूजन डज नॉट अप्लाई इफ देयर इज अ कन्वर्ट टू इस्लामिक बिफोर द डेथ ऑफ द डिजीज। ये एक्सक्लूजन अप्लाई नहीं होगा कब, कि जो हायर्स हैं वो कन्वर्ट हो चुके हैं टू द इस्लाम बिफोर द डेथ ऑफ द डिजीज, यानी कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो डिसीज्ड के मरने के पहले अगर इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर उनको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। समझ गए? फिर आते हैं स्लेवरी। स्लेवरी मतलब जो मजदूर होते हैं, गुलाम होते हैं। गुलाम की बात बोली, जो गुलाम होते हैं भाई साहब, उनको कोई लीगल राइट नहीं मिलता है, वो लीगल राइट उनके लिमिटेड होते हैं, इसलिए उनको कोई इनहेरिटेंस भी नहीं मिलता है। इन मॉडर्न टाइम्स विद द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी दिस एक्सक्लूजन इज नो लॉन्गर एप्लीकेबल, यानी कि आज के मॉडर्न टाइम में जो स्लेवरी उसको एबोलिशन कर चुका है, उसको अपन ने खत्म कर दिया, आज तो स्लेवरी ऐसी कोई चीज नहीं होती है, इसलिए ये रूल भी अप्लाई नो लॉन्गर एप्लीकेबल। ये एक्सक्लूजन वाला रूल जो है स्लेवरी वाला, वो अप्लाई अब नहीं होता है। फोर्थ वाला फोस्टर रिलेशनशिप। फोस्टर रिलेशनशिप का मतलब होता है in some cases foster children or relative are excluded from the inheritance unless specifically included in the will or under specific. However, the biological heirs always have a priority over the foster relation when it comes to inheritance. फोस्टर रिलेशनशिप का मतलब होता है जो केयर करते हैं ना आपकी, जो आपको पाल पोस के बड़ा करते हैं, पालने वाले, उनको बोलते हैं फोस्टर रिलेशनशिप। जो फोस्टर रिलेशनशिप होती है उनको जनरली एक्सक्लूड कर रखा है मुस्लिम लोग के अंदर। लेकिन अगर मान लो किसी विल के थ्रू या किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में अगर उनको प्रॉपर्टी दी भी जाती है, तो उनको प्रॉपर्टी कब मिलेगी? आफ्टर द प्रायोरिटी ऑफ हायर्स। जो हायर्स होते हैं पहले उनको प्रॉपर्टी मिलेगी, फिर उसके बाद फोस्टर रिलेटिव्स को मिलती है, डायरेक्टली नहीं मिलती है। समझ गए? फिर आता है एब्सेंस ऑफ द लीगल रिलेशनशिप। अगर मान लो किसी का कोई लीगल रिलेशनशिप ही नहीं है, यानी कि कोई व्यक्ति किसी भी इंसान से ब्लड से, मैरिज से, या फिर कोई लीगली रिकॉग्नाइज्ड रिलेशनशिप से कनेक्टेड नहीं है, रिलेटेड नहीं है, तो उसको अपन ने एक्सक्लूड कर दिया है, उसको बाहर रखा है इनहेरिटेंस, उसको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। जैसे कि डिस्टेंस कजिन्स होते हैं हु डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट कनेक्शन टू द डिसीज पर, उसको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। पीपल नॉट नेम्ड इन द विल, अगर किसी का नाम वसीयत में नहीं है तो उसको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। सिंपल सी बात है। इम्पेयरमेंट और डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफाइड हायर्स में कौन कौन आते हैं? वो आर डिस्क्वालिफाइड, लीगली डिस्क्वालिफाइड ड्यू टू इम्पेयरमेंट ऑफ द लीगल कैपेसिटी, यानी कि मेंटल कैपेसिटी की वजह से या शारीरिक रूप से कोई कमजोर होने की वजह से उनको इनकेपेसिटेट कर रखा है, उनको प्रॉपर्टी नहीं देंगे, डिस्क्वालीफाई कर दिया है। दोज हु हैव कमिटेड द एक्ट दे आर लीगली सेवियर फैमिली टाइज में बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इनहेरिटेंस। अगर मान लो कोई व्यक्ति ने कोई ऐसा एक्ट कमिट करा है जिससे उसने जो परिवार है उसको सीवियर करा, यानी कि प्रॉपर्टी जो परिवार है उसको कानूनी रूप से अलग करने का काम किया है, ऐसा कुछ काम किया है, तो उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हो प्रॉपर्टी में से। यानी कि जो हायर्स हैं वो चाहे तो उस व्यक्ति को प्रॉपर्टी में से हटा सकते हैं जो भी परिवार तोड़ने का काम करता है उसको। दिस में वेरी बाय स्कूल ऑफ थॉट्स, यानी कि हनफी, शेफी और अलग अलग स्कूल में अलग अलग नियम चलते हैं डिस्क्वालिफिकेशन और इम्पेयरमेंट के। फिर आता है अपना केस से अपना Abdullah versus Muhammad. Abdullah versus Muhammad का केस है। In this case, the dispute arose regarding the inheritance of the right of the person who had been mentally impaired at the time of the deceased passing. The person family claimed the inheritance rights, but other contested it based on the mental incapacity of claimant. Ruling: the court ruled that the person who is mentally incapacitated may be disqualified from the inheritance until their mental capacity is restored. In this case, the court emphasized the mental impairment if severe could render someone legally disqualified from inheriting. The law ensures that individuals who cannot manage their property or affairs due to mental impairment are not unfairly burdened or given rights that could harm them or others. बहुत नॉर्मल सी, बहुत अच्छा सा केस है। इसमें जो केस आया था, डिस्प्यूट ये था कि जो इनहेरिटेंस राइट्स होते हैं किसी व्यक्ति के, वो कोई मेंटली इम्पेयर्ड पर्सन है, जो मानसिक रूप से जो पागल व्यक्ति है, क्या उसको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे डिसीज के मरने के बाद?
तो उसमें फैमिली ने क्लेम करा था कि जो इनहेरिटेंस है वो मिलना चाहिए, किसको? मेंटल इनकेपेसिटेड पर्सन को। लेकिन जो दूसरे लोग अदर ने बोला था कि नहीं ऐसा नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो मानसिक रूप से कमजोर है, तुम मत दो। तो रूलिंग ये आई कि जो मेंटली इनकेपेसिटेड पर्सन है वो डिस्क्वालीफाइड होते हैं इनहेरिटेंस करने के लिए। उनको प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के थ्रू नहीं मिल जाती जब तक उनकी मेंटल कैपेसिटी रिस्टोर नहीं रहती, यानी कि जब तक मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहते तब तक उनको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। इन्होंने बोला कि देखो तो जो मुस्लिम लॉ है मेंटल इम्पेयरमेंट में वो व्यक्ति अपने आप लीगली डिस्क्वालीफाइड हो जाता है इनहेरिटेंस से। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था, यानी कि कोर्ट का कहना यह था कि देखो जो जो व्यक्ति लीगली इनकेपेबल हो रहा है यानी कि मेंटली इनकेपेसिटेड हो रहा है वो अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज नहीं कर सकता, वो नॉट मैनेज देयर प्रॉपर्टी और अफेयर्स। वो अपने जो खुद के काम है अपनी प्रॉपर्टी है वो मैनेज नहीं कर सकता, इसलिए अपन ने उसको क्या कर रखा है, प्रॉपर्टी से दूर रखा है। क्योंकि अगर मान लो अपन उस व्यक्ति को प्रॉपर्टी दे देंगे तो ये बहुत अनफेयरली बर्डन हो जाएगा, उसके ऊपर एक बोझ की तरह हो जाएगा प्रॉपर्टी संभालना, क्योंकि वो मानसिक रूप से कमजोर है। प्रॉपर्टी उसको अपन ने दे दी, उसकी प्रॉपर्टी पे दूसरे लोग ही राज करेंगे, क्या मतलब प्रॉपर्टी बर्डन हो जाएगी। और उसको जो अपन ने राइट्स दिए प्रॉपर्टी के उसको खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन वो पागल आदमी, उसको थोड़ी सोच पड़ रही है प्रॉपर्टी का क्या करना है। सर एक बार ऊपर वाला बता दो पॉइंट। ये वाला नहीं फैक्ट वाला इसके ऊपर केस लॉ के ऊपर केस लॉ के ऊपर वाला डिस्क्वालीफाइड वाला और ऊपर फिफ्थ सिक्स्थ पॉइंट, फिफ्थ फोर्थ दोनों फोस्टर ये वाला। फोस्टर वाला तो मैंने बताया ना कि जो फोस्टर रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होती है जो आपके साथ रहते हैं, जो आपको पाल पोस के बड़ा करते हैं, मतलब जिनका जो आपके माता पिता नहीं है, जो आपके अंकल आंटी नहीं है, दादा दादी नाना नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन बस वो आपको पाल पोस के बड़ा करते हैं, तो वो आपके फोस्टर रिलेशनशिप वाले होते हैं। तो ये बोलते हैं कि बहुत सारे केसेस में जो फोस्टर चिल्ड्रंस होते हैं, जो फोस्टर रिलेटिव्स होते हैं, उनको एक्सक्लूड कर रखा है, उनको प्रॉपर्टी नहीं मिलती है जब तक कि स्पेसिफिकली इंक्लूडेड नहीं किया जाता उनको विल में या फिर स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। यानी कि अगर कोई व्यक्ति फोस्टर रिलेटिव्स को वसीयत बना के कोई प्रॉपर्टी देना चाहता है तो वो दे सकता है, लेकिन जनरली उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, इनहेरिटेंस की राइट नहीं मिलते हैं। हाउएवर लेकिन अगर फिर भी किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में अगर उनको प्रॉपर्टी मिलती भी है तो सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है जो लीगल हायर्स होते हैं उनको, उसके बाद फिर फोस्टर रिलेटिव्स को मिलती है प्रॉपर्टी, डायरेक्ट नहीं मिलती। समझ गए? यस सर। अब आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन वही बोलता है, कंक्लूजन में बोलता है कि इनहेरिटेंस जो होता है मुस्लिम लोग के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स है, कंफ्यूजिंग है, स्ट्रक्चर सिस्टम है, और इसमें एम किया गया है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं प्रॉपर्टी का वो फेयरनेस तरीके से हो, साफ सुथरे तरीके से हो। इसमें क्लियर कैटेगरीज अपन ने बता रखी, किसकी सक्सेसर्स की, शेयरर्स की, रेसिडरी की, डिस्टेंट किंडर्ड की, इन सब की, जिनके सबके स्पेसिफिक राइट्स और शेयर्स ऑलरेडी डिसाइडेड हैं, फिक्स हैं। ये लॉ जो है वो आउटलाइन करता है ग्राउंड ऑफ एक्सक्लूजन, यानी कि किन किन व्यक्ति को अपन को प्रॉपर्टी नहीं देनी है, उसके ग्राउंड भी अपन ने स्पेसिफिकली मुस्लिम लॉ में देख रखे हैं, जैसे कि मर्डरर्स हुए, नॉन मुस्लिम्स हुए, स्लेवरी वाले लोग हुए वो लोग, या फिर मेंटल इनकेपेसिटी वाले भी अपन ने पढ़े। ये रूल जो है वो डिजिग्नेट अपॉन द जस्टिस एंड एथिकल प्रिंसिपल। ये जो चीज़ है ये एथिकल प्रिंसिपल और जस्टिस के लिए बहुत सही है कि भैया जो मर्डरर्स है वो गलत आदमी है तो एथिकली उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलना चाहिए, जो नॉन मुस्लिम है उसको मुस्लिम लॉ के अंदर प्रॉपर्टी नहीं मिलना चाहिए, तो ये एथिकली इनके हिसाब से सही है। डिस्पाइट दिस कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि इतनी ज्यादा कंफ्यूजन और कॉम्प्लेक्सिटी होने के बावजूद भी सिस्टम प्रोवाइड अ फेयर एंड रेगुलेटेड अप्रोच। ये जो सिस्टम है आपको रेगुलेटेड और फेयर अप्रोच देता है अबाउट द इनहेरिटेंस राइट, जो कि बैलेंस करता है बिटवीन द डिसीज्ड विश, यानी कि जो डिसीज्ड जो मर चुका है उसकी विश, उसकी इच्छाएं क्या थी उसके हिसाब से, उसके रिलीजियस के हिसाब से, रिलीजियस वैल्यू, सोसाइटल नॉर्म जो होते हैं उन सब के हिसाब से बैलेंस करके चलता है मुस्लिम लॉ रिलेटिंग टू इनहेरिटेंस। अंडरस्टैंडिंग द इनहेरिटेंस ऑफ दिस लॉ इज crucial for the purpose of property distribution among the heirs, ensuring the process of remaining just and aligned with the Islamic teachings। यानी कि जो अपन अंडरस्टैंडिंग यदि इनहेरिटेंस का जो लॉ है उसको अगर अपन को समझना है, करना है, तो बहुत क्रूशियल हो जाता है कि भैया जो लीगल heirs है उनकी प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर तरीके से हो, बिल्कुल सही तरीके से हो, जिससे जो प्रोसेस रहती है वो जस्ट हो, जस्ट मतलब जस्टिस वाली हो, न्यायपूर्ण तरीके से हो, और इस्लामिक जो टीचिंग्स हैं, इस्लामिक के जो रूल्स हैं उससे अलाइंड हो, उससे मिलती जुलती हो। इस तरीके से प्रॉपर्टी किसी भी तरीके से इनहेरिटेंस होना चाहिए। समझ गए? बोलो भाई समझ गए? हाँ सर। चलिए अब कल पढ़ेंगे ना।